See, today we are going to start a new chapter, and it is how do organisms reproduce? How do organisms reproduce? This is the name of the chapter, and we have studied various life processes like movement is a life process, nutrition is a life process. कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? लाइफ प्रोसेस. न्यूट्रिशन इज अ लाइफ प्रोसेस, डाइजेशन इज अ लाइफ प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज अ लाइफ प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस, एक्सक्रीशन कोई ट्रांसपोर्टेशन ना जाता है, सर्कुलेशन. एक्सक्रीशन इज अ लाइफ प्रोसेस, ग्रोथ इज अ लाइफ प्रोसेस, सेंसिटिविटी इज अ लाइफ प्रोसेस. Then reproduction is a life process. Any other life process? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Circulation and transportation are nearly the same. So reproduction. These are all life processes which differentiate us living beings from the non-living things. Now this life process, reproduction, is not essential for the survival of a human being or an animal. जिंदगी जीने के लिए न्यूट्रिशन नहीं होगा तो जी नहीं सकते, डाइजेशन नहीं होगा तो जी नहीं सकते, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो जी नहीं सकते. मतलब there are many life processes, almost all the life processes are important for our survival. Boys and girls, थोड़ा कुछ शांति बनाए रखो, है ना. देश को आपकी जरूरत है, बलि देने के लिए होना कोई ना कोई. तो सी, हाँ, वेरी गुड. तो हम क्या कहते हैं? These life processes are important और in fact essential, but reproduction जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं. बायो कहता है कि अगर किसी एनिमल को जिंदगी भर जिंदा रहना है तो रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. तो सवाल चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, लेकिन उससे भी ज्यादा बेसिक क्वेश्चन आता है व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. आपको पता है हम जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो हर ज्यादातर रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने से पहले ये आएगा दे ईट फूड, दे कंज्यूम फूड. यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ढेर सारी एनर्जी लगती है. मैंने तो एक बुक में किंग के बारे में पढ़ा था, एम्परर के बारे में. वो एम्परर बहुत सारे वॉर, युद्ध जीत गया था, और एक वॉर जब होने वाला था नेक्स्ट डे, बिफोर दैट वॉर he performed a lot of sexual activity, and then the next day he went to fight the war and he died in the war because he had already spent so much of his energy that he did not have enough energy the next day to fight. And a tiger reproduces only once a year. Tiger, that's why the tiger is called the king of the jungle, क्योंकि वो साल भर अपनी रिप्रोडक्शन की एनर्जी बचाता है और एकदम से फिर साल में एक बार 2 दिन तक लगभग सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करता है और उसकी एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है कि वो चल भी नहीं पाता अच्छे से 2 दिन के बाद में. तो अपनी टेक्स्ट बुक में लिखा है कि सेक्सुअल एक्टिविटी इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस. इसमें एनर्जी बहुत लगती है. तो जब एनर्जी बहुत लगती है, जीने के लिए जरूरी नहीं है, तो फिर व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? तो उसका आंसर, बहुत सारे आंसर्स आएंगे, है ना. इट इज अ डिबेटेबल टॉपिक, डिबेट हो सकती है उस पर, लेकिन उसका एक आंसर ये है कि ह्यूमन बीइंग्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिप्रोड्यूस. हाँ, आजकल मुझे मालूम है लोगों ने रिप्रोडक्शन का एक ही मीनिंग ले लिया है, गलत मीनिंग, इसलिए लोग उस पर हंसते हैं, लेकिन उसका रियल मीनिंग क्या? रिप्रोड्यूस, उस जैसी डुप्लीकेट डबल कॉपी प्रोड्यूस करना. री इज अगेन, अगेन प्रोड्यूस करना, यानी जैसे हम दिखते हैं हमारे जैसे जुड़वा, रीप्रोड्यूस, फिर से पैदा करना हम जैसे जुड़वा. तो
ह्यूमन बीइंग्स में एक आदत है, वो अपने आप को देखना पसंद करते हैं, अपनी क्वालिटीज को फिर से देखना पसंद करते हैं, है ना। दादा लोग घर में बोलते हैं हाँ ये क्वालिटी ये मुझ जैसा है, ये मेरा छोटा पोता पोती है ना, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर ये मुझ पर गया है, मुझ जैसा दिखता है, मुझ जैसी दिखती है, उनका अपने आप पे गर्व होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स इसलिए रिप्रोडक्शन करते हैं बिकॉज दे वांट टू बी सीन इन दिस वर्ल्ड, दे डू नॉट वांट टू बिकम एक्सटिंक्ट। अब समाज के बारे में नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इससे दंगा फसाद वाली चीजें होती है, लेकिन अभी 2 दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि और बहुत समय से सुन रखा है कि पारसी समाज की पॉपुलेशन अपने देश में बहुत कम हो गई। पूरे देश में मिला के शायद 115 या कुछ लोग हैं पारसी समाज के। जिस समाज के टाटा है, टाटा पता है ना, ट्रक गाड़ी बड़े, तो पारसी समाज है, दे कंसीडर फायर टू बी द गॉड, वो फायर को गॉड मानते हैं। तो वो समाज की पॉपुलेशन बहुत कम हो रही, क्यों मालूम है? क्योंकि उनके समाज में ये बिलीफ है कि उनके ही समाज वाले से प्योर शादी होंगी, कोई और बाहर के रिलेशन वाले से नहीं होगी शादी रिश्ता। तो इसलिए क्या हो रहा, उनके उस जैसा पूरी क्वालिटीज मैच ही नहीं हो पा रही है, तो उनकी पॉपुलेशन दिन पर दिन कम हो रही है। तो अभी 2 दिन पहले मैंने गूगल पे डिस्कवर न्यूज आती है, उसमें पढ़ा कि अब उनके सामने एक क्वेश्चन आ गया, प्यूरिटी और नंबर, संख्या बढ़ाना है अपनी पॉपुलेशन, पारसी समाज की पॉपुलेशन बढ़ाना है या प्योर पवित्र वो रिश्ते चलाना है। क्योंकि अगर पारसी की शादी पारसी समाज से ही होती है तो ऐसे बहुत कम लोग बचे हैं कि जो आपस में शादी कर पाए। और आपको पता है बायो क्या कहता है? बायो कहता है कि जितने दूर दूर की रिश्तेदारी में या जितने दूर दूर के लोगों में शादी होंगी उतना दुनिया में जीने के चांसेस बढ़ेंगे। और अगर बहुत करीबी रिश्तेदारी में शादी होती है तो एक साथ सब लोगों के मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कभी कभी क्या होता, पापा का बेटा और चाचा की बेटी, पापा का बेटा चाचा की बेटी, इन दोनों की शादी करा देते। 2 भाई थे, एक भाई का बेटा एक भाई की बेटी, कितने नजदीक रिश्तेदारी हो गई, और इन्हीं की शादी कराते हैं। और समाज में अलाउड भी है, करते भी है लोग। लेकिन बायो कहता है कि ऐसी शादी इतने नजदीक नजदीक रिलेशन में नहीं करना चाहिए। वो इसलिए कि दादा, मान लो एक एग्जांपल, दादा गर्मी ठंडी सह सकते थे लेकिन कोविड-19 नहीं सह सकते थे, वो वायरस से वो नहीं बच पाते थे, उनमें उनका इम्यून सिस्टम वीक था, कोविड-19 से फाइट नहीं कर सकते थे। तो दादा का क्या हुआ, दादा के 2 बच्चे हुए, एक पापा और एक चाचा। पापा और चाचा का इम्यून सिस्टम इतना वीक है कि वो भी कोविड-19 से नहीं लड़ सकते, कमजोर है। पापा का बेटा हुआ, चाचा की बेटी हुई। पापा का बेटा भी क्या है, पापा का ही प्रोडक्ट है, तो वो भी कोविड-19 से फाइट नहीं कर सकता। और चाचा की बेटी, वो भी दादा की कंपनी से चलती आ रही है, वो भी कोविड-19 को फेस नहीं कर सकती। और अचानक से 2019 में कोरोना आ गया। क्या हुआ, दादा भी मर गए, चाचा भी मर गए, पापा भी मर गए, पापा का बेटा भी मर गया और चाचा की बेटी भी मर गई, पूरा खानदान ही खत्म हो गया। तो बायो कहता है कि वैरायटी जितनी रहेंगी, वेरिएशन, उतनी क्वालिटीज आएंगी। कोई कोरोना नहीं सह सकता तो कोई कोरोना सह लेगा, कोई गर्मी सह सकता, कोई ठंडी सह सकता, कोई टीबी की बीमारी सह सकता है, कोई टीबी से फाइट कर लेता है, कोई टाइफाइड से फाइट कर लेता है। तो डिफरेंट वेरिएशंस, वैरायटीज आने से जीने के, इस दुनिया में जीने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वही सेम क्वालिटी हर घर में पूरी वही घूम रही है, तो एक ही बीमारी आके सबको एक साथ उड़ा देती है। जैसे कोविड ने अभी जो फैमिली बताया मैंने, पूरी फैमिली उड़ा दी। तो इसीलिए बायो कहता है दूर दूर शादी होना चाहिए। अच्छा, तो शादी क्यों करते हैं मालूम है? अपना पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट नहीं हो जाए, खत्म नहीं हो जाए, अपने जैसे लोग समाज में और दिखते रहे, इसलिए रिप्रोडक्शन करते हैं। बल्कि पुराने जमाने में तो लोगों को गर्व होता था, कोई बोलता था मेरे 10 बेटे हैं, कोई बोलता था मेरे तो 15 बेटे हैं, ऐसा बोलते थे। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, एक बेटा एक बेटी और खत्म, या तो कहीं कहीं तो एक बेटा और खत्म फैमिली हो जाती है। लेकिन पहले लोग ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाते थे और अपने आप पे गर्व करते थे। तो इसके कई रीजन होते हैं। कोई मैन सोचता होगा कि मैं सुपरमैन हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं, है ना। कोई औरत सोचती होगी मैं सुपर वुमन हूँ, मैंने इतने बच्चों को जन्म दी, शायद इसलिए पॉपुलेशन करते होंगे बढ़ाते। या तो फिर एक रीजन होगा कि वो अपना नाम इस दुनिया में अमर रखना चाहते हैं। और इंग्लैंड के और फ्रांस के लोगों में खास ये आदत थी, क्या थी मालूम है? किंग लुइस द फर्स्ट,
उसका बेटा होता तो उसका नाम किंग लुइस द सेकंड, उसका बेटा होता तो किंग लुइस द थर्ड, ऐसा करते करते किंग लुइस द 16 तक गए थे शायद ये। और इंग्लैंड में भी जॉन का बेटा जॉनसन, जॉनसन का बेटा जॉनसन एंड जॉनसन, जॉनसन एंड जॉनसन का बेटा जॉन अब्राहम एब्राहम। तो मतलब क्या है, तो रॉबर्ट का बेटा रॉबर्टसन, पीटर का बेटा पीटरसन। तो इंग्लैंड में भी लोगों की आदत थी अपना नाम अमर रखना चाहते थे। जैसे किसी का नाम पीटर है तो चाहते कि हमारे बेटे का हमारा नाम भी अमर रहे, तो पीटरसन नाम लेते थे ताकि उनका भी नाम बाद में आता रहे। तो लोगों को पसंद है अपनी जैसी कॉपीज बनाना, जेरोक्स बनाना, और अपनी पॉपुलेशन, अपना नाम, अपना वंश, अपना खानदान बनाए रखना, इसलिए लोग रिप्रोडक्शन करते हैं। चलो आगे बढ़ते, ऐसा मेरा ख्याल है, अभी आप कुछ भी और सोच सकते हैं। दूसरा है, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? टॉपिक 8.1 का नाम क्या है? डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? गन्ने के खेत में गए कभी आप? Have you seen a sugarcane field? Violet colored sugarcane, indigo sugarcane, green sugarcane, blue sugarcane, नहीं? Yellow sugarcane, orange sugarcane नहीं देखे? Red sugarcane नहीं देखे? Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red sugarcane इतनी varieties नहीं देखे? क्यों नहीं देखे? क्योंकि शुगर केन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें ओनली मदर होती है, फादर नहीं होता है। और मदर होती है ओनली, फादर नहीं होता, तो इसमें वेरिएशन, वैरायटी नहीं आती है। इसीलिए गन्ने में पहली बात वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड गन्ने होते ही नहीं है ना। गन्ने दो ही टाइप्स के होते हैं, एक तो डार्क ब्लू जिसको ब्लैक गन्ने कहते हैं, और एक ग्रीन। क्यों? क्योंकि जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें मम्मी और पापा दोनों नहीं रहते, सिर्फ मम्मी रहते हैं, उस रिप्रोडक्शन में वैरायटी नहीं आती है, जुड़वा वैसे के वैसे पैदा होते हैं। आपको पता है शुगर केन की खेती कैसी होती है? शुगर केन का एक टुकड़ा, शुगर केन में नोड होते हैं, पता नोड? मुझे लग रहा है आप बीच बीच में कोई लोग बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। ये भी एक ये क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस में लिख देना पड़ेगा, है ना। जिंदा लोग बातें करते, मरे हुए नहीं करते, ऐसे बहुत बातें करते करते। तो सी शुगर केन में बीच बीच में ऐसी रिंग्स होती है और यहाँ घिसा हुआ रहता थोड़ा, मैंने तो ऐसे ही देखा। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से काटते हैं और यहाँ से शुगर केन स्टिक को काटते हैं और हॉरिजॉन्टली आड़ा करके गन्ने को गड्ढा खोद के उसमें मिट्टी में डाल देते हैं। और फिर आफ्टर अ फ्यू डेज, और जो भी होता होगा मंथ्स या डेज, यहाँ से एक गन्ने की स्टिक झाड़ लगना चालू हो जाता है और एक गन्ने का झाड़ यहाँ से लगना चालू हो जाता है। Sugarcane plants start growing like this, and this sugarcane did not have two parents; it had only mother sugarcane. तो जिसमें सिर्फ मम्मी होती है, पापा नहीं होते, उसमें वेरिएशन बहुत नेग्लिजिबल आते हैं, बहुत कम चेंजेस आते हैं। जैसे अमीबा, आपको पता है अमीबा कैसे रिप्रोडक्शन करता है? अमीबा परफॉर्म्स बाइनरी फिशन। बाइनरी यानी टू, कभी कभी मल्टीपल भी करता है, वो सब हम पढ़ेंगे। बाइनरी फिशन यानी अमीबा के अंदर न्यूक्लियस है, वो एक न्यूक्लियस को डिवाइड करके दो न्यूक्लियाई बना लेता और फिर ऐसा शेप बनाता है सीडोपोडिया फोल्ड कर करके, और धीरे से हिसाब से ऐसा कट जाता है। तो एक सेल अमीबा का कट के दो सेल्स बन गया अमीबा के। यानी क्या हुआ? वन पेरेंट अमीबा हैज डिवाइडेड इटसेल्फ इनटू टू डॉटर अमीबा, डॉटर अमीबा बन गए। तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल, नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें वैरायटी, वेरिएशन, चेंजेस नेग्लिजिबल आते हैं, बट आते हैं, याद रखना। नियरली 1 to 2% चेंजेस आते हैं। क्यों आते हो मैं समझाऊंगा। डीएनए कॉपी होते समय आते हैं, तो चेंजेस उसमें आते हैं, लेकिन कितने आते हैं? 1%, 2% ऐसे ही आते हैं। बात समझ गए? मैंगो में वैरायटी रहती है क्या? बैंगन फली आम, तोतापरी आम, नीलम आम, दशहरी आम, हापुस आम, लंगड़ा आम आता है।
और कोई आम आता होगा जो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने दुनिया के पूरे आम नहीं खाया, है ना। तो फिर क्या हुआ, क्या देसी आम, ओके। तो मैंगो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता होगा आपके ख्याल से या एसेक्सुअल? तो मैंगो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तभी तो इतनी वैरायटी है। जिसमें वैरायटी आ गई समझ जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया। अब मुझ में किसकी क्वालिटीज है? कुछ क्वालिटीज मुझे मेरे मम्मी से मिली, कुछ क्वालिटीज मुझे मेरे पापा से मिली, और मेरे मम्मी में किसकी क्वालिटीज छुपी हुई है? नाना नानी की क्वालिटीज छुपी हुई है। तो नाना नानी की क्वालिटीज मुझे मम्मी के थ्रू मिली, दादा दादी की क्वालिटीज मुझे पापा के थ्रू मिली, और दादा दादी में भी कहाँ से क्वालिटीज आई थी? उनके भी मम्मी पापा से। और नाना नानी में कहाँ से क्वालिटीज आई थी? उनके भी मम्मी पापा। तो मैं एक अंसार सर अकेला नहीं हूँ, मुझ में कई, मेरे पापा की कई जनरेशंस छुपी हुई है मुझ में, और मेरे मम्मी की कई जनरेशंस छुपी हुई है। मेरी कुछ आदत मम्मी जैसी होंगी, कुछ आदत नानी जैसी होंगी, कुछ आदत नाना जैसी होंगी, कुछ आदत पर नाना जैसी होंगी, कुछ आदत जो लोग नोटिस नहीं करते होंगे लोग, वो पर नानी जैसी होंगी, कुछ आदत पापा जैसी है, कुछ दादा जैसी आदत है मुझ में, कुछ दादी जैसी आदत है, कुछ आदत, कुछ हैबिट मुझ में पर दादा जैसी है, ग्रेट ग्रैंडफादर, कुछ आदत ग्रेट ग्रैंडमदर जैसी है। और आई एम अ collection of all these qualities because I have received pieces of DNA from all of them. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक इंसान एक नहीं होता है, सब मिला के बहुत सारे का एक बन जाता है। और अगर मैं ऐसा कह दूं कि दुनिया में अंसार सर जैसा कोई नहीं है, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हर इंडिविजुअल यूनिक होता है। अपन सब ह्यूमन बीइंग्स का डीएनए नियरली 98% मैच होता है, लेकिन 100% डीएनए कोई भी दो लोगों का मैच नहीं होता। कोई भी दो लोगों का डीएनए 100% मैच नहीं होता। इसका मतलब क्या, हर एक का डीएनए यूनिक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव्स आइडेंटिटी टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। मेरा थंबप्रिंट, मेरे फिंगरप्रिंट्स आपकी फिंगरप्रिंट से मैच नहीं होंगे, है ना। कोई भी, कितने भी ट्विन्स होंगे, जुड़वा, है ना। ट्विन्स की भी 3 टाइप्स होती है, समझाऊंगा मैं जब रिप्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे अपन, तो वहां समझाऊंगा। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, सियामीज ट्विन्स होते हैं। कितने भी जुड़वा बच्चों में चिपके चिपके भी पैदा हुए होंगे, एक बॉडी और 2 हाथ 2 सिर के साथ भी, तो उनके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते। हर एक पर्सन यूनिक है, सबका डीएनए अलग होता है। तो इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो देयर इज वेरिएशन, देयर आर वेरिएशंस। अब डीएनए क्या होता है, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलना पड़ेगा। आपको समझता है डीएनए क्या होता है? हाँ, वैसे सिलेबस में डीएनए के बारे में ज्यादा तो बोला नहीं है, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि ज्यादा डीएनए पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ आपको। तो पढ़ा देता हूँ शॉर्टकट में और एकदम रफ डायग्राम बना के। तो हमारा डीएनए दिखता है ऐसा। DNA is a double-stranded helical structure. फेयर एंड लवली जो आजकल ग्लो एंड लवली बन गया, उसमें ऐसा ही डीएनए बन के आता है। फेयर एंड लवली जो है ना, जिसको ग्लो एंड लवली बोल रहे हैं आजकल, लोगों ने फेयर पे ऑब्जेक्शन उठा लिए, बोले सच में गोरे होते ही नहीं। तो ठीक है, और वो डीएनए का फोटो देते हैं, ऐसा लगता है कि जेनेटिक चेंजेस आके हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन गोरे हो जाएंगे। तो इसमें क्या रहता है डीएनए में? डीएनए ऐसा रहता है, कहाँ रहता है ये मालूम है आपको? दिस इज एन एनिमल सेल। एनिमल के सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमको यहाँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, जिसको क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। और इस फाइबर को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये होता है डीएनए, चोटी वाला डीएनए। ऐसे बहुत सारे डीएनए, कितनी कॉपीज होती है डीएनए की? तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 46 होते हैं, और जब एक सेल टूटकर 2 सेल्स में डिवाइड होने वाला है, उस समय ये डीएनए लपेट जाता है काय पर? तो डिस्क लाइक प्रोटीन्स होते हैं अपनी बॉडी में, डिस्क के जैसे, डिस्क समझता है ना, रोटी की तरह, डिस्क जाड़ी रोटी की तरह प्रोटीन्स होते हैं अपनी बॉडी में। दीज आर कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स। और इसके ऊपर अपना जो डीएनए की चोटी है, जो डीएनए है, ये डीएनए इस पे ट्विस्ट होकर लपेट जाता है, जैसे चक्री पे मंजा लपेटता है,
वैसे डीएनए इस पर लपेट जाता है, ऐसा गोल 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 गोल, क्योंकि डीएनए कई किलोमीटर लंबा होता है और अपना बॉडी का सेल कितना छोटा होता है, सेल का न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, और उसमें डीएनए किलोमीटर वाली चीज इतनी छोटी जगह में रखा है जिसने हमको बनाया, इतना सोच के बनाया। तो ये जो डीएनए हमारा, ये डीएनए का दूसरा किनारा, तो ये काय पे लपेटा हुआ है? प्रोटीन पे लपेटा हुआ है। और डीएनए प्लस प्रोटीन दोनों मिला के इसको कहते हैं क्रोमोसोम। So what is a chromosome made up of? A chromosome is made up of DNA and protein. तो ये जो है डिस्क लाइक या स्फेरिकल होते हैं शायद, इस पर प्रोटीन होता है और प्रोटीन के ऊपर डीएनए लपेटा हुआ होता है। अगर हम ये डीएनए को खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, पूरा चक्री में से निकाल लेंगे तो डीएनए ऐसा लंबा रहेगा बहुत सारा। और डीएनए में क्या दिखाई देता है? तो डीएनए में हमको दिखाई देता है, और क्रोमोसोम्स कब दिखते हैं? जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तभी दिखाई देते क्रोमोसोम्स, अदरवाइज नहीं दिखते। वो बात मैं और समझाऊंगा। तो डीएनए में होता है फॉस्फोरिक एसिड। व्हाट इज पी? ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, समझा तो अच्छी बात, नहीं तो और भी ज्यादा अच्छी बात। फॉस्फोरिक एसिड। और होता है शुगर। कौन सा शुगर? तो इसको पेंटोज शुगर बोलते हैं। पेंटोज यानी 5 कार्बन वाला, ये 5 कार्बन वाला शुगर होता है। और अपन जो घर में खाते हैं चीनी C6H12O6, उसमें कितना शुगर होता है? 6 कार्बन वाला शुगर खाते हैं घर में अपन। लेकिन अपने डीएनए में जो शुगर होता है 5 कार्बन वाला ही शुगर होता है। इट हैज ओनली 5 कार्बन एटम्स ईच। तो फॉस्फोरिक एसिड पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड शुगर, PS प्ले स्टेशन प्ले स्टेशन प्ले स्टेशन, फॉस्फोरिक एसिड शुगर प्ले स्टेशन में। उसके बाद यहाँ उल्टा रहता है, शुगर फॉस्फोरिक एसिड, 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 उल्टा। और इसके बीच में रहते हैं नाइट्रोजन से बने हुए बेसेस। एसिड और बेस हम पढ़ चुके हैं। बेस समझता है ना? A substance which releases OH negative ion in water is called a base, or a substance which can neutralize acid. क्योंकि सब सब्सटेंस में से OH नहीं निकलता। क्या Na2CO3 में से OH निकलता है? नहीं। Na2CO3 क्या है? बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा है? Na2CO3 Na2CO3 is what? सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा में जब लिखते हैं ना तो उसमें 10H2O भी आता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो Na2CO3 इज सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ये मैं फॉरेन वाली चीजें तो नहीं बोल रहा हूँ कुछ अजीब जो आपने कभी नहीं सुने, ऐसा नहीं है ना? हाँ, अच्छा। नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। बेस समझता है ना, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता। तो कौन कौन से होते हैं? तो नाम मैं लिख रहा हूँ, याद मत रखना, आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एक केमिकल है जिसका नाम है अडेनिन, दूसरे का नाम है थायमिन, तीसरे का नाम है साइटोसिन, और चौथे का नाम है ग्वानिन। These are 4 bases which contain nitrogen। और ये कहाँ लगे रहते? एक ही जोड़ी हमेशा T से होती है, थायमिन से। एडेनिन इज A, थायमिन इज T, साइटोसिन इज C, ग्वानिन इज G। चैप्टर को ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब काम में आएगा, है ना? ऐसा नहीं कि मैं एकदम फालतू चीज पढ़ा रहा हूँ, ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के काम में आएगा आपके लिए। तो देयर आर 4 नाइट्रोजन बेसेस, और A का हमेशा डबल बॉन्ड से जोड़ी लगती है T से, और C की जोड़ी ट्रिपल बॉन्ड से लगती है G से। फिर उसके बाद T A G C, A T C G, T A G C, ऐसा लगा रहता जोड़ी। और हो सकता है अंसार सर की बॉडी में हो एक ही CG CG CG, ऐसा भी हो सकता। ये कोड लैंग्वेज है, इट इज कोड। और ये कोड लैंग्वेज में लिखा है कौन सा प्रोटीन बनाना, कोड लैंग्वेज में। अब अपने सिलेबस में है नहीं ये कि डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता, वरना मैं आपको समझाता था कि डीएनए से हमारी बॉडी में मेलेनिन प्रोटीन बनता है, MELANIN, मेलेनिन। जिसकी बॉडी में मेलेनिन प्रोटीन ज्यादा बना, समझो अंसार सर की बॉडी में कितना डीएनए आया? 2, एक पापा से एक मम्मी से। मान लो अंसार सर के पापा
फुल्ली डार्क है ना, परफेक्टली ब्लैक है समझो, और अंसार सर के मम्मी परफेक्टली फेयर है। अब अंसार सर के पास 2 डीएनए के टुकड़े आए, एक टुकड़ा बोलता है कोड लैंग्वेज में, एक टुकड़े में लिखा है कि अंसार सर काले होना चाहिए पापा के जैसे, और एक डीएनए के टुकड़े में लिखा है अंसार सर परफेक्टली गोरे होना चाहिए मम्मी के जैसे। तो दोनों डीएनए के टुकड़े में झगड़ा होगा, और जो जीतेगा उसका ऑर्डर चलेगा और उसके हिसाब से प्रोटीन बनेगा। अगर पापा वाला डीएनए जीत गया, डीएनए का टुकड़ा, तो वो बोलेगा कि मोर मेलेनिन प्रोटीन बनाओ, ज्यादा मेलेनिन प्रोटीन बनाओ, तो ज्यादा मेलेनिन प्रोटीन बनेगा। और आपको मालूम है जिसके स्किन के नीचे ज्यादा मेलेनिन प्रोटीन रहता है वो लोग डार्क कॉम्प्लेक्शन होते हैं, वो सावले होते, काले होते हैं। और मम्मी वाला जीन अगर जीत गया, मम्मी वाला डीएनए का टुकड़ा अगर जीत गया, तो वो बोलेगा कि कम मेलेनिन प्रोटीन बनाओ, बहुत कम मेलेनिन प्रोटीन बनाओ। तो बहुत कम मेलेनिन प्रोटीन बनेगा मेरे बॉडी में, तो स्किन के नीचे मेलेनिन प्रोटीन बहुत कम रहेगा और मैं बहुत गोरा हो जाऊंगा। और अगर किसी के जीन में, किसी के डीएनए के टुकड़े में लिखा है कि मेलेनिन प्रोटीन बनाओ ही मत, तो फिर वो लोग भूरे हो जाते हैं, आईब्रोज वाइट, बाल सफेद, पूरे देखे ना कोई कोई भूरा रहता है वैसे बन जाते हैं डायरेक्ट, टोटल वाइट। और वो एक बीमारी है, एल्बिनिज्म बोलते हैं उसको, जिसके स्किन में मेलेनिन प्रोटीन बनता ही नहीं, वो लोग धूप में जाते तो पूरे लाल गुलाबी हो जाते हैं। इससे स्किन कैंसर हो सकता है। जिसके स्किन के नीचे ज्यादा मेलेनिन प्रोटीन है वो लोगों को स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डीएनए में कोड लैंग्वेज में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? मेलेनिन प्रोटीन कितना बनेगा, ओसिन प्रोटीन कितना बनेगा, ओसिन नहीं, ओसिन प्रोटीन कितना बनेगा। ओसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में। अगर हमारी बॉडी में ओसिन प्रोटीन बहुत सारा बनता है तो हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी, हड्डियां डेंस रहेंगी। वरना कुछ लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी हो जाती है, हड्डियों का ऐसा ठोको तो अंदर से हॉलो रहती है, हॉलो है ना, गड्ढे गड्ढे रहते हैं, खोखली रहती है हड्डियां। और कुछ लोगों की हड्डियां टक टक अंदर से पूरी जाली सॉलिड है ना, तो ओसिन प्रोटीन बनता है। केराटिन प्रोटीन अगर अच्छा बनता है तो नाखून और स्किन अच्छी रहेंगी, बाल अच्छे रहेंगे केराटिन प्रोटीन से। मायोसिन प्रोटीन बनेगा तो मसल्स अच्छे रहेंगे, एक्टिन प्रोटीन बनेगा तो मसल्स अच्छे रहेंगे। ये सब प्रोटीन कौन बना रहा है? डीएनए के पास कोड लैंग्वेज में सब जानकारी छुपी हुई है, कौन सा प्रोटीन कब बनाना। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है। अगर कोड लैंग्वेज में लिखा है डीएनए में कि कम प्रोटीन बनाओ, कम हीमोग्लोबिन बनाओ, तो ऐसे लोग दुबले पतले रहेंगे। तो हम कितने दुबले पतले रहेंगे, हमारे बाल कितने काले रहेंगे, हम कितने काले या गोरे रहेंगे, ये सब डीएनए में छुपा हुआ है। हमारा जो बायोडेटा होता है ना, कोई शादी का बायोडेटा मांगते हैं ना, उनको डीएनए का रिपोर्ट ले जाके दे देना है, ये देख लो बोलना डीएनए में हमारे ये सब लिखा हुआ है ना। तो और क्या हम डीएनए को रीड कर सकते हैं? यस, डीएनए को रीड करने को कहते हैं। हैदराबाद में अपने इंडिया में एक क्या बोलते हैं जिसको लैब है, वो लैब का नाम भूल गया मैं, वहां पर होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। व्हाट इज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग? इट इज, उसमें ये डीएनए में जो कोड लैंग्वेज में जो लिखा है ना, वो लिखा होता है, वो उसको रीड कर सकते हैं, समझो जब। और आजकल क्या कर सकते हैं, अगर एक बच्चा दवाखाने में पैदा हुआ तो डॉक्टर क्या करेंगे मालूम है? वो बच्चे के चुमटी लेंगे, थोड़ी सी, छोटे बच्चे को, नया पैदा हुआ न्यू बॉर्न बेबी, उसके स्किन का थोड़ा सा चमड़ी निकालेंगे, उसका सेल में से डीएनए निकालेंगे और डीएनए का बारकोड रीड करेंगे पूरा। बारकोड यानी समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बारकोड रीड कर लेंगे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो उसमें क्या लिखा रहेगा मालूम है? ये लड़के की हाइट, रंग, आंख, कान। पता है आपको 2 टाइप्स के कान होते हैं दुनिया में। कुछ लोगों के कान ऐसे होते हैं, आमिर खान और रणबीर कपूर, वो गलती से मिस्टेक वाला हीरो कौन है? कपूर है ना, हाँ। एक कुमार भी है शायद, रणबीर सिंह भी है, हाँ। तो रणबीर कपूर के कान ऐसे है, आमिर खान के कान ऐसे है, सीधे आके कनेक्ट हो गए। ऐसे कान को बोलते हैं अटैच, हाँ, पीके मूवी में है। ऐसे कान को बोलते हैं अटैच्ड ईयर लोब्स। और कुछ लोगों के कान, जैसे मेरे कान, कैसे मालूम है? ऐसे है, थोड़े ऐसे गोल बने रहते हैं। ऐसे ईयर लोब्स को कहते हैं फ्री ईयर लोब्स। तो फ्री वाले की शादी अगर अटैच वाले से हो जाए
तो इनके पूरे बच्चे फ्री रहते हैं। हाँ, फ्री वाले की शादी अटैच वाले से हो जाए तो बच्चे फ्री। मतलब क्या है, किसी के कान अटैच है और किसी के कान फ्री है, और ऐसे लोगों की शादी हो जाए तो इनके जितने भी बच्चे होंगे सबके कान ऐसे रहेंगे, फ्री वाले वैरायटी। और फ्री की शादी हुई तो भी बच्चे फ्री, फ्री और अटैच की शादी हुई तो भी फ्री। हाँ, अटैच और अटैच की शादी होती है तो बच्चे अटैच। मीनिंग समझ गए? तो हम किसी की भी शादी में जा सकते हैं और दुल्हन और दूल्हा के कान ध्यान से देखना और उनको भविष्यवाणी कर देना कि तुम्हारे बच्चों के कान कैसे है ना, ये हम कर सकते हैं। तो हम उनको बता सकते हैं कि उनके बच्चों के कान कैसे रहेंगे। ऐसा ही और एक लंबी लिस्ट है कि कौन सी क्वालिटी और कौन सी क्वालिटी की टक्कर हो जाए तो कौन जीतता है और कौन हारता, वर्ड नहीं यूज करते। एक क्वालिटी एक जनरेशन में छुप जाती है तो अगली जनरेशन में अपना जलवा दिखाती है ना। समझो मेरे पापा की आंखें ब्राउन है और मेरे मम्मी की आंखें ब्लू है। पापा की आंखें ब्राउन, मम्मी की आंखें ब्लू, लेकिन मेरी आंखें ब्लैक। अब मेरी आंखें मम्मी जैसी भी नहीं दिख रही, पापा जैसी भी नहीं दिख रही, तो लोग बोलेंगे इसके मम्मी पापा दोनों हार गए। मेरी बॉडी में नहीं दिख रही, लेकिन हो सकता है मेरा बेटा या बेटी हुई उसकी आंखें ब्लू आ गई, तो मम्मी बोलेंगे देख फर्स्ट जनरेशन में मैं हार गई थी, दिख रही नहीं थी मेरी आंखें, अगली जनरेशन में देख कैसी ब्लू आईज आई। समझ रहे हो? तो हार गया वर्ड नहीं यूज करते। ये मैं समझाऊंगा बाद में, अभी टाइम हो गया तो अभी छुट्टी कर दो।